सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया का वीकेंड स्पेशल। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो हेलो इंडिया में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सुख की। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी अच्छी सेहत ही हमारी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम एक स्वस्थ देश, स्वस्थ दुनिया बनाने की कल्पना करते हैं तो ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक उसमें रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ ना हो। बिल्कुल, और आज के दौर में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल स्पेस, लेकिन इस तमाम जद्दोजहद और जिम्मेदारियों के बीच हम में से कई लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आज मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए अपनी और आपकी संपूर्ण सेहत की बात करेंगे। हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल सर्वे भवन्तु सुखिनः में। क्या है स्वास्थ्य? कौन है स्वस्थ? क्या है स्वस्थ होने का सही पैमाना? कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया से मतलब रोग मुक्त शरीर से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होने से है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और यही सुखी जीवन का आधार है। हालांकि किसी भी रोग से ग्रस्त होने पर हम अलग अलग चिकित्सा पद्धति की ओर रुख करते हैं। कभी कभी एक साथ कई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं है। इसलिए होलिस्टिक मेडिसिन यानी समग्र चिकित्सा के जरिए भी इलाज किया जा सकता है। होलिस्टिक मेडिसिन उपचार की वो पद्धति है जो रोगी के मन और शरीर को संतुलित करके रोग के मूल कारण को खत्म करती है। इससे रोगी पूर्ण तौर पर स्वस्थ होता है। दुनिया के कई विकसित देशों में एक सही लाइफस्टाइल जीकर लोग देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ऐसे देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बात का पैमाना है कि कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा मौसम, पानी, भोजन, बीमारी, प्रदूषण, तनाव, काम और जीवन शैली के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। चिकित्सा क्षेत्र के शोध और विकास की वजह से दुनिया भर के देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में उत्तरी अमेरिका में पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा और यूरोप में महिलाओं की सबसे ज्यादा थी, जबकि अफ्रीका में 2019 में पुरुषों और महिलाओं दोनों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम थी। 2019 में उत्तरी अमेरिका में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79.1, वहीं अफ्रीका में 53 थी। अगर भारत की बात करें तो 2019 में भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.6 थी। अब सवाल ये है कि पूर्ण स्वस्थ होने के क्या कारक हैं? कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जाए? कैसे होगा शरीर का समग्र विकास? क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और पराक्रम, हाल ही में हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और एक तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके योगदान को सराहने का एक मौका भी है। बिल्कुल सही कहा प्रीति, और इसीलिए आज हेलो इंडिया के वीकेंड स्पेशल के जरिए हम एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के नजरिए से खुद को सेहतमंद रखने के तरीकों और उपायों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रिहान। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर त्रिहान आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रमुख डॉक्टर महेश व्यास। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर व्यास आपका भी। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी आयुष मंत्रालय से अशोक शर्मा। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अशोक शर्मा आपका भी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद टीवी में जुड़ने के लिए। डॉक्टर त्रिहान, आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि जो कोरोना का दौर है वो जाहिर तौर पर चल ही रहा है और ये माना जा रहा है कि छोटी छोटी वेव अब आती रहेंगी, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी और जो वैक्सीनेशन है उसे कहीं ना कहीं पूर्ण तौर पर हासिल करना होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले शुरुआत में यही समझना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं
कि कोरोना और इस कोविड के दौर ने लोगों को क्या अच्छी सेहत की अहमियत समझाई है, और क्या जब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि वो जो एक समझ आई थी वो धीरे धीरे कहीं पीछे ना जा रही हो? इसको लेकर मोटे तौर पर क्या समझ है फिलहाल आपकी? तो मुझे भी ये सबसे बड़ा जो फिक्र यही है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, और जो बुरी घटना से निकलते हैं हम तो आहिस्ते 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 वो नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ जाते हैं। तो अभी हमें एक बात समझ आ गई थी, और जो मैं चाहता हूं कि पब्लिक को सारा टाइम याद रखनी चाहिए जी। कि जिस कोविड की वेव्स के दौरान में जिन लोगों को तकलीफ हुई, जिन लोगों की मृत्यु हुई, वो ज्यादातर वो लोग थे जिनको एक या तो एज ज्यादा थी और उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज थी, या यंग भी थे, युवा भी थे, उनको जो कोमॉर्बिडिटीज थी। अब कोमॉर्बिडिटीज को मैं एलैबोरेट करता हूं कि डायबिटीज सबसे ज्यादा भयंकर है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ये सब चीजें जो हैं ये आपको चेतावनी देती हैं कि मेरी सेहत जो है वो फ्रेजाइल है। और जो लोग हेल्थी रहे उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या मृत्यु हुई वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन था। तो इसका मतलब ये जाहिर हो गया कि अगर जो हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, चाहे किसी भी उम्र के हो, तो हमारी जो काबिलियत है जी डिजीज से लड़ने की वो काफी हद तक अच्छी होती है, और हमारा सर्वाइवल जो है वो अच्छा ही रहेगा। ओके। तो ये दो पहलू से है कि एक कोविड जो आया, एक तो कोविड कितनी वेव्स में आएगा अभी किसी को पता नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी कि भैया वायरस जो था ये लास्ट ओमिक्रॉन आया है जी, इसमें लगता है कि वायरस थोड़ा वीक हुआ है, फैलता जरा तेजी से है पर लोगों को बीमार कम किया। अब आज भी आप देखोगे कि एक नया वायरस म्यूटेशन आ गया है जिसको एक्सी कहते हैं, उसके भी क्या लक्ष्य होंगे ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 600 केस रिपोर्ट हुए सारी दुनिया में, तो उसका डेटा अभी क्लियर नहीं है हमारे पास। हमें तो ये तैनात रहना है कि ये वेव्स आती जाएंगी एक रूप में या दूसरे रूप में। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा एनवायरनमेंट जो है इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि हमारी एक बैरियर्स जो थे नेचुरल लाइफ में, जो जिसे कहते हैं एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन, जो बैरियर्स थे वो बैरियर्स आस्ते आस्ते खत्म हो गए जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक डबल प्रॉब्लम आ गया है हिंदुस्तान में। एक तो हमारी जिसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे टीबी, मलेरिया, कॉलेरा, ये अभी भी बहुत तादाद में हिंदुस्तान में है। और उसके साथ साथ हमारी जो लाइफ चेंज हुई है जिसको हम प्रगति कहते हैं, उसके तहत हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हम कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। तो अभी डबल बर्डन हो गया है हमारे ऊपर। ठीक है तो सर। ये अगर और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है जी। तो इसीलिए बिल्कुल हमें ये सोचना है बहुत ही गंभीर तरीके से कि हमें अपना कैसे एक तो पर्सनल लेवल पे अपना कैसे स्वास्थ्य रखना है, ठीक है सर, और नेशनल लेवल पे हमें स्वास्थ्य कैसे रखना है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं अगला सवाल डॉक्टर अशोक आपसे करना चाहूँगा सर। जैसे कि डॉक्टर त्रिहान ने भी बताया कि हमारी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हम सबक तो लेते हैं परिस्थितियों से लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कैसे हम समझे कि आदर्श स्वास्थ्य ये कैसे सुनिश्चित होगा, मतलब ये मनुष्य कब समझे कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, और स्वस्थ जीवन का क्या कुछ महत्व है? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं सर, कैसे समझा सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा से पूरे विश्व की स्वास्थ्य की चिंता करता है जी, और होते होते उन्हें इस समय एक थीम ये बनानी पड़ी, हमारा स्वास्थ्य हमारा ग्रह। देखिए जीवन क्या है, छोटी सी बात है, एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। एक चलता फिरता एक खिलौना है, लेकिन वो खिलौना अपने आप में कितना प्रबल है,
और जिस रोड पे चल रहा है वो रोड्स उसके लिए कैसी हैं। तो एक तरफ तो ये खिलौना हो गया, तो एक आंख से रोना एक से हंसना है जी। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे। देखिए जब हम स्वस्थ रहने की बातें करते हैं तो स्वास्थ्य के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे हमेशा हमें फिजिकल हेल्थ दिखती है, हमें मानसिक हेल्थ दिखती है, हमें इमोशनल हेल्थ दिखती है, भावनात्मक रूप से मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, मैं सामाजिक रूप से स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, मैं सांस्कृतिक रूप से स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, और मैं इन्वायरमेंटल बेस पे स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ। और सबसे ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देखिए आयुष के जितने भी सेंटर्स खुल रहे हैं उन सबको कहा गया है कि वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ सेंटर नहीं बोला, वेलनेस सेंटर। वेलनेस मीन्स शरीर, दिमाग और आत्मा का सामंजस्य बना ही रहे। उसके अंदर जब विकृतियां आती हैं तो कुछ तो ये खिलौना खुद गड़बड़ करता है और कुछ जो आसपास का जो उसका क्लाइमेट है उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक तो है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि वी आर मल्टी डायमेंशनल। हम इंसान जो हैं, देखिए जानवर कभी किसी चीज़ को ख़राब नहीं करता, हमेशा इंसान ख़राब करता है। क्यों? भागदौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का दौर है, उसके अंदर हम एट स्टेक क्या लगा रहे हैं? सबसे पहले हम अपनी लाइफ को, अपने शरीर को लगाते हैं, भावनात्मक रूप से हम बहुत चीज़ों को पीछे डाल देते हैं। दूसरी तरफ ये आता है हमारा क्लाइमेट। अब अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं इस क्लाइमेट को कितना आघात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि देखिए क्लाइमेट शांत है। हम लोग ब्लेम क्या कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम भी तो जिम्मेवार हैं ना। ठीक है सर, आप एक उंगली उधर उठाते हो तो तीन आपकी तरफ भी आ रही है। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? ठीक है। तो ये 6 डायमेंशंस हैं। इस पे यदि आप हेल्दी हैं तो आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर व्यास, जैसे अभी डॉक्टर अशोक ने भी कहा, डॉक्टर त्रिहान ने भी कहा कि एनवायरनमेंट किस तरह से लगातार बिगड़ रहा है। डॉक्टर अशोक ने कहा कि जो ग्रह हैं उनका किस तरह से संबंध है। आयुर्वेद के नज़रिए से हम समझे तो हम हमेशा से प्रकृति और मनुष्य के संबंध को सीधे तौर से समझते चले आ रहे हैं, और इस बात को सिर्फ भारत ने समझा और आज भारत को इस मामले में गुरु भी माना जा रहा है। हम जान रहे हैं कि गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन अब खोलने जा रहा है WHO, और जो विश्व की 80% आबादी है, ये कहा जा रहा है कि वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक दवाओं का इस्तेमाल करती है। तो इस दिशा में जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां रही हैं वो इस दौर में कैसे एक तरह से मैं कहूँ कि कामयाब होती दिख सकती हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, मैंने आपको कुछ भी काम करना है तो आप उस काम को तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हों। तो ये सिद्धांत हम सब जानते हैं, लेकिन स्वस्थ रहें कैसे, इनके नियमों का अगर हम पालन करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और आज न केवल भारतवर्ष में, विश्व में सभी जगह आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है। आयुर्वेद में जो नियम बता रखे हैं, आयुर्वेद में जो दिनचर्या बता रखी है, ऋतुचर्या बता रखी है, स्वस्थ व्रत बता रखे हैं, सदव्रत बता रखे हैं, जिसको सामान्य रूप से अगर हम कहें तो डाइट और लाइफ स्टाइल, ये दो जो नियम बता रखे हैं, अगर इनका पालन हम करना शुरू कर दें तो हमारी 80% जो डिजीज है वो तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए हमको थोड़ा हमारी इम्यूनिटी के लिए ध्यान रखना है, हमारे खान पान का ध्यान रखना है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर संपूर्ण स्वास्थ्य के हमको अगर पूर्णतया स्वस्थ रहना है तो इन नियमों को पालन करना शुरू करना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पूर्व ही WHO के साथ में MOU हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जामनगर में उस सेंटर का शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आयुर्वेद पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को हम जीवन में उतारना शुरू करें। और आयुर्वेद के सिद्धांतों की एक विशेषता है कि जो एकदम सामान्य सिद्धांत है, हमारे दैनंदिन से जुड़े हुए हैं कि हमको टाइम पर सोना है, सुबह समय पर उठना है, इन 2 नियमों का पालन कर लें तो हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद कहता है रात्रो जागरणम वृक्षम, रात को ज़्यादा देर तक अगर हम जगते हैं तो 50 वर्ष की आयु के बाद में जिनको वात के विकार हैं, अलग अलग पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, जॉइंट पेन है, ये सब शुरू हो जाता है। अगर हम शुरू से ध्यान रखें तो इससे बच सकते हैं। ऐसे ही सुबह अगर ज़्यादा देर तक सोते हैं तो हम कहना चाहिए कफ बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ना है, हृदय रोग आदि होना है। तो सामान्य नियमों को जीवन में उतारें और जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके उनका हम पालन करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर त्रिहान हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर त्रिहान, ये समझना भी जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि इसके प्रति जागरूकता पहले से ज्यादा बढ़ी है या फिर इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है?
कुछ तो बड़ी है, पर इस पे बहुत अभी काम बाकी है। मैं जी। आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूं, पर मेदांता में हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी स्थापित किया हुआ है, क्योंकि मैं बिलीवर हूं कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारे गुण हैं जो जो अगर उनका तालमेल किया जाए मॉडर्न साइंस के साथ, तो एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन बनेगी, जिससे लोग स्वस्थ भी रहे। जी। और अगर जो कुछ बदकिस्मती से कोई तकलीफ आ जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये दोनों जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने रिसर्च शुरू करी है मेदांता में, यही बात के लिए, जो माइंड बॉडी सोल की आप बात करते हैं, उसमें हमारा पूरा विश्वास है। तो मैं खुद योगा करता हूं लास्ट 33 साल से। तो हफ्ते में 4 बार सुबह 1 घंटा जरूर योगा करूंगा। और उसके साथ जो है, एक तो 2 बातें होती हैं। एक तो आपका मानसिक स्टेट बहुत बढ़िया रहता है, आपकी स्ट्रेस, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि 12-14 घंटे काम करना, स्ट्रेस तो होता है जी। पर वो स्ट्रेस जो है वो योगा करने के बाद एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है और नया दिन शुरू हो जाता है। तो प्राणायाम तो रोज करें, और पूरा योगा, जिससे बॉडी पूरी सफल रहे। क्योंकि योगा एक ही साइंस है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है जी। जैसे लिवर क्लेंजिंग होता है, पैंक्रियाटिक क्लेंजिंग होता है, किडनी क्लेंजिंग होता है। ये सब माध्यम योगा के माध्यम से होता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि ये मानसिक जो स्ट्रेस जो है, अगर जो आप रिस्क फैक्टर्स देखेंगे हमारी लाइफ में आज, जैसे आयुर्वेद जी ने भी बोला कि सारा कुछ हमें ध्यान रखना है कि हम क्या खाते हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर। दूसरा, रेस्ट बहुत जरूरी है। तीसरा, जो मेरा कहना है कि योगा और प्राणायाम बहुत जरूरी है। अगर जो हम तीनों चीजों को मिला लेंगे, तो एक तो स्ट्रेस, जिससे बहुत सारी बीमारियां, हमारा बिलीफ भी है और एविडेंस भी आ रहा है कि कैंसर के जो मेन ट्रिगर में से एक ट्रिगर स्ट्रेस है जी। सो ये ऑब्जर्वेशनल है अभी, और इस पे रिसर्च भी हो रही है। तो मेरे को ये विश्वास लगता है कि क्योंकि इतने केस हम देखते हैं अब कैंसर के, कि उनके पीछे अगर जो आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस ट्रिगर था। तो अगर जो हम अपनी लाइफ को ऐसे साधारण बनाएं कि इसके अंदर ये चीजें, काम तो पूरा करना है, ये कोई उसमें शंका नहीं है, पर काम करते हुए, स्ट्रेस को झेलते हुए अपने आप को हेल्थी कैसे रखना है, ये जो गुण है, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। माइंड बॉडी सोल, सही बात है। और खुश रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो वो भी आपकी बॉडी को बहुत शांति देता है। बिल्कुल। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट को बंद करना है, और अच्छी जो चीजें बताई जा रही हैं, इनको ऊपर जो आप अपनाएंगे और याद रखेंगे कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ निकालो। ये नहीं कि आप लाइफ ही कर दो। ठीक है सर। बट ठीक है, बिल्कुल। यानी जाहिर तौर पर स्वस्थ मन है, स्वस्थ दिमाग है, तभी स्वस्थ शरीर है। और ये जो कनेक्शन है, ये कहीं से भी तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यानी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं संपूर्ण स्वास्थ्य की, कहीं ना कहीं उसे समझना होगा। डॉक्टर अशोक शर्मा और डॉक्टर व्यास, आप दोनों का छोटा छोटा कमेंट चाहूंगी इस बात पर कि जब हम पारंपरिक चिकित्सा की बात करते हैं और भारत को योग में आगे मानते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में आगे मानते हैं, लेकिन जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो हम अमेरिका और यूरोप के मुकाबले क्यों भारत पीछे नजर आ रहा है? क्या बात है कि अपनी ही परंपरा पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, पीछे रहने की बात तो ये है कि आज का ज़माना बहुत कॉम्पिटेंसी का है। अब हमारे सामने जब पेशेंट आता है तो वो तब आता है जबकि वो बीमार हो जाता है। हमारे यहाँ जो एक लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, कि डॉक्टर के पास तब जाइए जब आप बीमार हो जाएं। लेकिन होना क्या चाहिए, अमेरिका एंड ऑल दोज कंट्रीज वो इतनी एडवांस हैं कि हर चीज़ पे वो जाके डॉक्टर से मिलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब बड़ी बड़ी MNCs एंड ऑल दैट, उन इतना स्ट्रेस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो बर्नट आउट स्टेज में चला जाता है। तो वहाँ पे दिखाते तो हैं कि हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय के पास इतना समय नहीं है। अब कुछ स्ट्रेसेस ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर त्रहन ने भी कहा कि स्ट्रेस तो जीवन एक स्ट्रेस है, हमें उसको निभाना है किसी तरह से। तो स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। हम
आज जिस चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, हमें एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा, एक बहुत सस्टेन ट्रांजिशन करना पड़ेगा, एक प्रॉस्पेरस ट्रांजिशन करना पड़ेगा Okay. विद ए फ्रेंडशिप टू विद आवर प्लेनेट एंड विद ईच अदर। ये मेरा संदेश है। ठीक है, मेरा एक अगला सवाल मेरा डॉक्टर महेश से। सर, हमने देखा कोरोना के समय में कि भारत की जो पारंपरिक दवाइयाँ थी या भारत का जो आयुर्वेद औषधि और काढ़ा था, उसको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने अपनाया और उसका एक सकारात्मक परिणाम भी देखा। और भारत की संस्कृति रही है, एक स्वास्थ्य संस्कृति रही है, हमारी स्वास्थ्य परंपरा रही है, जिसमें सुबह जागने से लेकर के रात के सोने तक जब हम हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो दिनचर्या को यदि हम गौर करें तो उसमें बहुत ऐसे काम होते थे जिनसे हमारी सेहत में सुधार होता था। सर, इसे कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो कोरोना की फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो, इनमें जितना विश्व में जितना मृत्यु दर रहा था, उसके मुकाबले भारत में मृत्यु दर बहुत कम था। बिल्कुल। और उसका मुख्य कारण था हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी, हमारे परिवारों में जो हम औषधियों का प्रयोग करते रहे हैं, उनका प्रयोग करना लोगों ने प्रारंभ किया। अभी ये जो बात आ रही थी कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं, हम जानते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं करते थे। और कोरोना काल में जब ये आपदा आई तो हर एक व्यक्ति ने उनका प्रयोग करना प्रारंभ किया। हमारी परंपरा थी कि हम घर के वहाँ पर तुलसी लगाते हैं, ऐसा कोई हमारा घर नहीं हो जिसमें तुलसी नहीं हो। और वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो तुलसी के लिए कहा गया है ये एंटीबैक्टीरियल है, तो एंटीवायरल है। तो अभी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इनसे जो व्याधियाँ फैलती है, अगर हमारे घर में तुलसी लगी हुई है तो इसी कोरोना काल में हर एक व्यक्ति ने तुलसी का, चाहे वो क्वाथ के रूप में प्रयोग किया हो, दालचीनी का प्रयोग किया हो, अदरक का प्रयोग किया हो, शहद लिया हो, तो काली मिर्च लिया हो, ये सब हमारे घर में किचन रेमेडीज के रूप में उपलब्ध है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इतनी समुन्नत है कि जो सामान्य व्याधि, जिसको हम कफ और कोल्ड कह सकते हैं, या फिर जिससे पूरी दुनिया परेशान है, जिसको हम कोरोना आज कहते हैं, उससे भी निपटने के लिए हमारे घर में विद्यमान उन चीज़ों के द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बस ये आवश्यक है कि इन चीज़ों को हम जानें और इनका प्रयोग करें। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर इनको कहीं ना कहीं थोड़ा जोड़ते जाएं तो हर एक व्यक्ति इनको जानेगा और निश्चित रूप से इनका प्रयोग करेगा। जैसा कि शर्मा जी ने अभी कहा था कि कुछ कंट्री का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि वहां पर व्यक्ति खुद जाता है कि मुझे क्या करना है, और यहाँ पर सरकार को बताना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, हर एक को कहा कि आप प्रतिदिन थोड़ी देर योगा करें, आप स्वस्थ रहेंगे, थोड़ी दिन प्राणायाम करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति को स्वयं आगे बढ़ना चाहिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से इन सब समस्याओं का समाधान जरूर होगा। ठीक है डॉक्टर त्रेहान, एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका भी, क्योंकि हम देख रहे हैं सेहत को लेकर जो बजट है उस पर 137% का इजाफा होना, ट्रांजिशन का पीरियड है जैसे अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं, साथ ही डॉक्टर व्यास ने कहा कैसे शिक्षा में उसको शामिल किया जाए। तो ये जो ट्रांजिशन का दौर है, ये आप कितना पॉजिटिव भारत में देख रहे हैं? इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी युवा आबादी, कितनी सही दिशा में जा रही हैं ये कोशिशें? तो एक तरफ तो आप देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बनाई है, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, आयुष्मान, वेलनेस सेंटर, ये सब जो चीजें हैं ये, और जैसे सैनिटेशन पे बहुत सारा जोर दिया गया है, ये सब चीजें हिंदुस्तान की सेहत को इम्प्रूव करने में बहुत योगदान देंगी। और जो बातें हो रही हैं हमारी, कि जो 3 चीजों की बातें कर रहे हैं हम, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी। अब एलोपैथी की जो खसूसियत है उसमें आज पहले शुरू हुई थी कि किसी को बीमारी होगी तो हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर हमने सोचा कि हम इससे तो अगर जो अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो उससे फायदा होगा लोगों को, क्योंकि इतनी बीमारी इतनी दूर नहीं पहुंची होगी कि उसका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो सकता। फिर हमने सोचा कि इसको प्रिवेंशन पे कन्वर्ट किया जाए कि वाई के डिजीज होने क्यों दे। और आज के दिन में साइंस यहाँ पहुंची है कि हम प्रिडिक्टिव मेडिसिन बता रहे हैं। और मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर जो आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने का डबल चांस है। अगर जो हार्ट का प्रॉब्लम है तो बच्चों को डबल होगा। अगर जो कई तरीके के कैंसर हैं जो फैमिलीज में चलते हैं, तो अगर जो आप अपने जीन्स को पहचानेंगे उस हिसाब से हम आपका एक पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं कि डायबिटीज से कैसे बचना है, हार्ट डिजीज से कैसे बचना है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है
कि अर्ली लाइफ में 25 और 30 साल के बीच में हर एक का एक चेकअप हो जाना चाहिए, जिसमें एक तो जेनेटिक मेकअप पता लग जाएगा, दूसरा आपका बायोकेमिकल पता लग जाएगा और आपकी फिजिकल हेल्थ भी पता लग जाएगी। अगर जो हम तीनों चीजों को असेस करके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, जो आयुर्वेदा में सबसे बढ़िया सुझाव है जिसके इनको हम इनकॉर्पोरेट करें लाइफ में, तो आप ये यकीनन इसी तरीके से एक शख्स जितना स्वस्थ हो सकता है उसी माध्यम से होगा। ठीक है, हम सभी को स्वास्थ्य के महत्व को समझना चाहिए और ये बात भी सच है कि अच्छी सेहत हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और इस लिहाज से हम पूरी कोशिश करें कि हम अपनी सेहत, अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आज भारत की योग को पूरी दुनिया अपना रही है, भारत के आयुर्वेद को पूरी दुनिया ने माना है। तो हमें मुझे लगता है कि प्रीति, हमें हमारी रूट से दोबारा जुड़ने की जरूरत है, जिससे कि हम एक बेहतर स्वास्थ्य देश को स्थापित कर सकें। बिल्कुल, और तीनों ही मेहमानों ने जो बात कही है कि इसे प्रयोग में लाएं, यानी इसे याद रखें, इसे अपनाएं। और फिलहाल जो सुझाव और सलाह आप तीनों मेहमानों ने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समय की यही कमी है, डॉक्टर त्रिहान इजाजत लेनी होगी आपसे। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही डॉक्टर महेश व्यास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आज एक नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर। 9 अप्रैल वर्ष 1893 को राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिया। राहुल को हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इनकी स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 1993 में उनकी जन्मशती के अवसर पर 100 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। इन्हें महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राहुल सांकृत्यायन को वर्ष 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 अप्रैल वर्ष 1965 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला किया था, जहां सीआरपीएफ की महज 2 कंपनियों ने पूरे हमले को नाकाम कर दिया था। संख्या बल में कई गुना ज्यादा दुश्मन सेना से सीआरपीएफ के वीरों ने न सिर्फ असाधारण साहस के साथ युद्ध किया, बल्कि पाक सेना के 34 जवानों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन को डेजर्ट हॉक का नाम दिया। मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों ने एक पूर्ण पैदल सेना ब्रिगेड का वीरता से मुकाबला किया। सीआरपीएफ के वीर जवानों की गाथा को श्रद्धांजलि के रूप में इस दिन को सीआरपीएफ वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसका गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। इसी के साथ हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही और मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को सुबह 8 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार। फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत कहां स्थान